हेलो, गुड इवनिंग। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मैं उमेश पाल आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूँ। बेटा, हम लोग सीटेट जुलाई 2024 के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं और करना भी क्यों ना चाहिए, क्योंकि हर विद्यार्थी जिन्होंने भी फॉर्म को फिल कर रखा है, एप्लीकेशन किया है, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी तो है ही कि उन्हें सीटेट हर हाल में क्वालिफाई करना है। क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कि आयोग आपके यूपी में गठित हो रहा है, तो आपको बहुत सारी भर्तियां भी देखने को मिलेंगी। इसलिए आपको सीटेट का एग्ज़ाम हर हाल में क्वालिफाई करना और काफ़ी अच्छे स्कोर से भी करना है, ठीक है। उसी सीक्वेंस में आज हम लोग हिंदी पेडागोजी की क्लास करने वाले हैं, जिसपे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे विद PYQ। आज हम लोगों की थर्ड क्लास हो गई है, ठीक है। और प्रैक्टिस विद कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस ही नहीं पढ़ रहे हैं, साथ में जहाँ जरूरी हो रहा है वहाँ मैं कॉन्सेप्ट को भी लिख करके भी क्लियर कर रहा हूँ, बोल करके भी बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखें, पेपर को बहुत ठीक से पढ़ें, बिल्कुल जल्दबाजी मत करें, क्योंकि जो मैं क्वेश्चंस अरेंज कर रहा हूँ, ईश्वर ने चाहा तो आपको कई क्वेश्चंस एज इट इज़ या उन पर बेस्ड आपको देखने को मिलेंगे। जब एग्ज़ाम में आप बैठोगे तो वहाँ पर बहुत अच्छी फीलिंग आपको होंगी, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ रखा होगा जो परीक्षा में आएगा। आइए, आप सभी को सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना है, और ज़िम्मेदारी के साथ आप अपने कम से कम एक मित्र को शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है। और उन्हें बोलेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली जो कुछ लेक्चर होने वाली है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप कंटिन्यूटी मेंटेन करें और अच्छे से पढ़ाई करें अपनी, ठीक है। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। लिखा हुआ है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वो पूछ रहे हैं कि एक प्राइमरी की अगर कोई पाठ्यपुस्तक है, उसको अगर निर्मित करना है, उसको बनाया जाना है, तो आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किस बिंदु को मानेंगे निम्नलिखित में से, ठीक है। तो उसमें क्या प्रसिद्ध रचनाओं को शामिल करेंगे, प्रसिद्ध लेखकों को शामिल करेंगे, भाषा के विभिन्न छटाएं शामिल करेंगे, भाषा के विविध गद्य साहित्य को शामिल करेंगे। तो देखिएगा, इसका जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है। मैं बताऊंगा क्यों। भाषा की विभिन्न छटाओं से अर्थ है भाषा की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, है ना, जिसमें आपका साहित्य भी शामिल होता है। और साहित्य में जैसे कहानी है, एकाकी है, काव्य है, गद्य है ना, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो भाषा की विभिन्न छटाएं कहलाती हैं, ठीक है। और जिससे बच्चों को रस प्राप्त होगा, आनंद आएगा, उन्हें सीखने का अवसर मिलेगा। और जब तक बच्चों को भाषा से संबंधित पाठ्यपुस्तक में अगर रुचि नहीं होगी या ऐसा कुछ उसके अंदर नहीं है जिसको पढ़ने से उन्हें आनंद मिलता हो, तो वो बच्चे थोड़ा सा उस चीज़ को नीरस समझेंगे। इसलिए पाठ्यपुस्तक की रचना का ध्यान रखते समय भाषा की विभिन्न छटाओं को ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। बेटा ध्यान रखिएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स नहीं करूँगा, मैं आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करूँगा, ताकि कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अगर आपको कोई क्वेश्चन वहाँ पे परीक्षा में देखने को मिलता है तो उसे आप आसानी से कर सकें, आप बिल्कुल आतंकित ना हों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। हमें वो ऑप्शन यहाँ पे ढूंढना है जो भाषा कौशल के संबंध में सही नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, भाषा कौशल। देखिए, भाषा कौशल होता क्या है हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, कई बार मैं बता चुका हूँ। LSRW, ठीक है। ये आपका सीक्वेंस है। L का मतलब होता है लिसनिंग, S मतलब स्पीकिंग, R का मतलब रीडिंग, W का मतलब राइटिंग, ठीक है। LSRW भाषा कौशल के
भाषा कौशल के चरण हैं या उनका सीक्वेंस है, ये भाषा कौशल है ना। तो वो कह रहे हैं कि भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। ठीक है, ये बात सही है। भाषा कौशल जो हैं LSRW क्रम में लिखे जरूर जाते हैं, लेकिन सीखे जाने के लिए ये ज़रूरी नहीं होता है कि बच्चा सबसे पहले सुनना चाहेगा, फिर बोलना चाहेगा, फिर पढ़ना चाहेगा, फिर वो लिखना चाहेगा। ये कोई सीक्वेंस नहीं होता है। एक्चुअली LSRW जो होते हैं वो आपस में कोरिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं। ठीक है, आइएगा सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड ऑप्शन देखेंगे। भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, ये भी गलत है। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, हाँ भाई सही है। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ये भी सही है। तो फिर इस क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा वाला उत्तर सही होगा? ठीक है, तो देखेंगे भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं वाले ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। तो भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। सेकंड देखिएगा, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। ये देखिए आपको उत्तर मिल चुका है, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, ये बात गलत है। ठीक है, भाषा कौशल जरूरी नहीं या आवश्यक नहीं है कि वो एक क्रम में ही अर्जित किए जाएं। क्लियर? आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसके संबंध में सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन के संबंध में किसने बोला था? कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे? वो थे आपके वाइगोस्की। बाकी के ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ चुके हैं। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए, बच्चों को अगर आप राइटिंग सिखाना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वर्तनी की शुद्धता, मतलब जो वो लिखे वो बिल्कुल शुद्ध लिखे। ना, ये ज़रूरी तो है लेकिन सर्वाधिक ज़रूरी नहीं है। सुंदर लेखन जरूरी नहीं है भैया। ये बात सही है कि जो कुछ भी लिखा जाए वो स्पष्ट हो और शुद्ध हो, सुंदर हो, आकर्षक हो, है ना, लेकिन सर्वाधिक ज़रूरी तो नहीं है। काव्यात्मक भाषा की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे के विचारों को महत्वपूर्ण स्थान देना है ना। बच्चे के विचारों को महत्ता देनी है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को, भाषा सीखने और भाषा अर्जन में आधारभूत अंतर क्या है? तो देखिएगा, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया है, बताया है कि भाषा अधिगम और भाषा अर्जन ये दोनों होते क्या हैं और इन दोनों के मध्य में मूल अंतर क्या होता है। वो मूल अंतर है भाषाई परिवेश। ठीक है, आज बेटा थोड़ा सा हम जल्दी भी कर रहे हैं। उसका रीज़न है क्योंकि आप 2-3 क्लासेस कर चुके हो हिंदी में, तो काफ़ी हद तक आपका लेवल ठीक हुआ होगा और क्वेश्चंस भी बहुत टफ नहीं है, इसलिए भी, है ना। जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा, उसके लिए परेशान मत होइएगा, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या है? एकमात्र उद्देश्य है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त कौन से संसाधन सामग्री सबसे महत्वपूर्ण है? देखिए, महत्वपूर्ण तो ये सब हैं, बट सर्वाधिक इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चों की आयु के अनुरूप साहित्य परोसा जाए। उनकी आयु से कम अथवा ज़्यादा साहित्य ना दिया जाए या फिर ना पढ़ाया जाए, ना डिस्कस किया जाए। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं। बच्चे तब भाषा बेहतर तरीके से सीखते हैं जब क्या होगा? अनेक पाठ्यपुस्तकों, भाषा का समृद्ध परिवेश हो। आप सबको इसका उत्तर पता चल गया होगा, है ना। तो आगे के क्वेश्चन हम नहीं पढ़ते हैं, आगे का ऑप्शन हम नहीं पढ़ेंगे। सबको समझ में आ गया होगा कि भाषा का समृद्ध परिवेश हो, इस पर बात करी जा रही है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं आपको मौका भी दूंगा कि आप चुनाव कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन सबसे पहले एक बार और पढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन, भाषा आकलन समझते हो ना? भाषा को असिस्ट करना की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक ज़रूरी क्या है, कैसे
किसी बच्चे की भाषा का आकलन किया जा सकता है सबसे बेहतर तरीके से, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास अवलोकन है। अवलोकन को बेटा ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। जांच सूची है, साक्षात्कार विधि है, लिखित परीक्षा है। मिला उत्तर आपको? नहीं, चलिए कोई नहीं, उत्तर आएगा अवलोकन। अवलोकन क्या है? ऑब्जर्वेशन। इसका मीन क्या है कि जब कोई अध्यापक कक्षा में भाषा शिक्षण कर रहे होंगे ना, तो कक्षा में भाषा शिक्षण के दौरान ही बच्चों को कुछ मामलों में भाषा प्रयोग करने का अवसर दे देंगे। पता लग जाएगा, ऑब्जर्वेशन हो जाएगी कि उन बच्चों को भाषा कितनी आ चुकी है, वो उन्होंने कितना सीख लिया है, क्योंकि उनकी जो प्रतिक्रिया होगी भाषा को लेकर के वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगी। इससे पता लग जाएगा कि बच्चे ने कितना सीखा। ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशन। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भाषा के विभिन्न कौशलों को रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। बहुत सारे विद्यार्थियों का ऐसे क्वेश्चन अक्सर क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको देखेंगे। भाषा के विभिन्न कौशलों को रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। क्रमिक, एकीकृत, उच्च, निम्न। कौन सा वाला उत्तर सही होगा? एकीकृत। ठीक है, एकीकृत को इंग्लिश में क्या बुलाएंगे? इंटीग्रेटेड कहते हैं इसको। मतलब ये है कि भाषा के विभिन्न कौशलों को एकीकृत रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। क्लियर? आइए अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखेंगे। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? ये तो कई बार आप क्वेश्चन देख चुके हो। व्याकरण शिक्षण में सबसे अच्छा मेथड आता है आपका आगमन विधि। आगमन विधि का मीन होता है कि बच्चों को पहले उदाहरण देंगे, बाद में उदाहरणों के माध्यम से नियम की पुष्टि करेंगे। जैसे मान लीजिए कि व्याकरण में आपको बच्चों को संज्ञा पढ़ानी है, तो संज्ञा को पढ़ाने के दौरान आप जो कक्षा में रियल ऑब्जेक्ट रखे हों उनके संबंध में बच्चों से डिस्कस कीजिएगा और बाद में कहिएगा कि संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चे आसानी से उन चीज़ों को समझेंगे और इस प्रक्रिया, इस मेथड का नाम क्या हो जाएगा? आगमन विधि, है ना। मतलब अच्छा, निगमन विधि क्या होती है? निगमन विधि का मीन ये हो जाता है कि जब आप कहते हो कि किसी व्यक्ति, वस्तु में स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है, जैसे मोहन, उन्नाव, मेज, कुर्सी, ऐसे बाद में आप एग्जाम्पल बताते हो, तो ये मेथड आपका कहलाता है निगमन। आशा है कि आपको समझ में आई होगी बात। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ रहे हैं। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है साहित्य लेखन एवं पुरस्कार, भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ, साहित्यिक संगोष्ठियों में भागीदारी, भाषा की परिभाषाओं को याद रखना। तो सबसे बेहतर उत्तर क्या होगा? भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ। जानते हो क्या है? अगर किसी अध्यापक को अपने विषय के साथ साथ विषय की पेडागोजी भी आती हो, ये पेडागोजी है। शास्त्रीय समझ का मतलब क्या है? पेडागोजी मतलब शिक्षण का तरीका। ठीक है, कह सकते हो कि शिक्षा शास्त्रीय समझ अगर अध्यापक को होगी तो विषय को कैसे डिलीवर करना है, कैसे बच्चों को उस चीज़ को समझाना है, कैसे उनका प्रयोग करना सिखाना है, क्या कहीं भी बात बच्चों को आसानी से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, शिक्षण विधियों का प्रयोग मनोवैज्ञानिक तरीके से कैसे किया जाना है, अधिगम शैली क्या होती है, ये सारी चीज़ें अध्यापक को पता होंगी। इसलिए उसके लिए बच्चों को भाषा सिखाना बेहद आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 आएंगे। भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत और व्यापक आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है सतत और व्यापक आकलन। ठीक है, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन, बच्चों के पढ़ने लिखने की कुशलता का अवलोकन, बच्चों के भाषा प्रयोग की कक्षाई अवलोकन, बच्चों के उच्चारण पर अधिक ध्यान देना। देखिए, इसके लिए उत्तर सबसे अच्छा होगा बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन। कहने का मतलब ये हो जाता है कि अगर देखिए सतत और व्यापक आकलन होता क्या है? सतत को कहा जाता है कंटिन्यूअस
और व्यापक को कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब भाषा के सभी पक्षों को जांचना। ठीक है, अब अगर आपको ऐसा करना है तो बच्चे जब भाषा का प्रयोग कर रहे हो ना, उसी टाइम आप उनको ऑब्जर्व करें। ठीक, तो बात आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो वह जो आकलन होगा वो सतत व व्यापक कहलाएगा। क्लियर? आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर देखेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? परिचर्चा, श्रुतलेख। परिचर्चा क्या है? मतलब वही बातचीत या डिबेट करना। श्रुतलेख को कहते हैं डिक्टेशन या इमला बोलना। संवाद अदायगी मतलब डायलॉग्स पढ़ना या बोलना। सृजनात्मक लेखन मतलब राइटिंग पे काम करने के लिए दे दिया जाए। तो सबसे कम इम्पोर्टेंट जो है वो डिक्टेशन है, क्योंकि इससे भाषा का विकास हो रहा नहीं हो रहा, कितना हो रहा, ये सब पता नहीं चल पाता। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर यहाँ पे सेकंड मिल जाएगा आपको। अगले क्वेश्चन पे आएंगे 15 क्वेश्चन पर। बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त सामग्री का विकास किया जा सकता है। ठीक है, बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त सामग्री का विकास किया जा सकता है। भैया, पूरक सामग्री का। पूरक मतलब जो उसको कंप्लीट करती हो उसकी बात हो रही, सरल, पूरक, जटिल, मूल्य परक। ठीक है, चलिए आपको मैंने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। ठीक है, और आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे, क्योंकि पेडागोजी में देखिए 15 क्वेश्चंस ही आपके लिए होते हैं। तो अभी हम हिंदी की पेडागोजी में सिर्फ पेडागोजी ही कर रहे हैं। तो जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं उतने क्वेश्चन हम फिलहाल डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच।